बच्चों, आज हम अभ्यास सागर का पहले पाठ 12 मासा का प्रश्न नंबर 6 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1 से 5 तक किए थे। अब देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बदल कर लिखिए। यह प्रश्न भी बच्चों 5वें प्रश्न की तरह ही है। इसमें भी ऐसे ही पुराना शब्द दिया हुआ है और उसे नए रूप में हमने परिवर्तित करना है, यानी कि मानक रूप में लिखना है। जैसे यद्यपि को हमने यहाँ पर नए रूप में द और य को अलग कर दिया है। द इसमें आधा है तो इसके नीचे अलंत आ गया है और य स्वर के साथ है। इसी तरह से लड्डू ड बिना स्वर के है और दूसरा ड जो है वो स्वर वाला है, तो लड्डू। ब्राह्मण में भी ऐसे ह के नीचे अलंत और म आ गया है। गड्ढा में भी ड के नीचे हलंत और ढा, गड्ढा। चिन्ह ह के नीचे हलंत और न पूरा है, स्वर वाला है। चिट्ठी ट आधा बिना स्वर के है और ठ पूरा स्वर वाला है। तो इस तरह से हमने पुराने रूप को नए रूप में अर्थात मानक रूप में परिवर्तित करके लिख दिया है, बिल्कुल 5वें प्रश्न की तरह। आगे है, नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया था कि क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। इस तरह से वर्णमाला करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब अपनी हथेली को पलट कर उल्टा कीजिए। ये जो आपकी हथेली है इसको ऐसे पलट कर आपने उल्टा करना है और इस हथेली को मुंह के पास लेकर जाना है। अब ऊपर लिखी हुई वर्णमाला के वर्णों को क्रम से बोलिए। ये जो हमने वर्णमाला के जो वर्ण हैं जो क्रम से बोले हैं वो देखना है और उसको महसूस कीजिए। जैसे क बोल के समय ऐसे हाथ की हथेली को ऐसे ऊपर मुंह के पास बोल के देखना है, क बोलो। और फिर देखो कि क बोलते समय हवा जो है वो मुंह से कम निकलती है और उसके बाद ख बोलते हैं तो हवा अधिक निकलती है। देखिए, महसूस कीजिए और लिखिए कि प्रत्येक वर्ग के किन वर्णों को बोलते समय हवा कम निकलती है और किन वर्णों को बोलते समय हवा अपेक्षाकृत अधिक निकलती है। ये देखिए, क हमने बोला है तो हवा कम निकली है और ख दूसरा वर्ण बोला है तो हवा अधिक निकली है। इसी तरह से मुंह के पास आप लेकर अपनी हथेली को लेकर बार बार बोल कर देखिए। तीसरा वर्ण ग बोलते समय हवा कम निकलेगी और चौथा वर्ण घ बोलते समय हवा ज़्यादा निकलेगी। इसी तरह से पांचवा वर्ण अंग बोलते समय हवा कम निकलेगी। तो हम इस तरह से जब ज़्यादा हवा या कम हवा निकलती है तो हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हम करेंगे, अपने अनुभव के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेटा, अब हमने जैसे हाथ ऊपर हथेली को अपने मुंह के पास ले जाकर देखा है और बोला है, तो देखेंगे प्रत्येक वर्ग के पहले यानी कि क, तीसरे ग, पांचवें अंग वर्ण के उच्चारण में हवा कम निकलती है और दूसरे चौथे वर्ण के उच्चारण में हवा अधिक निकलती है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवें वर्ण को बोलते समय हवा कम निकलती है और प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ण और चौथे वर्ण को बोलते समय हवा अधिक निकलती है। आगे करेंगे प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक बोल कर पढ़िए और लिखिए कि संयुक्त व्यंजन के रूप में आए व्यंजन कौन से नंबर के वर्ण हैं और वे अल्प प्राण हैं अथवा महाप्राण। संयुक्त व्यंजन हमने पहले चौथे प्रश्न में भी किए थे। अब हम करेंगे कि ये व्यंजन अल्प प्राण है या महाप्राण। अल्प प्राण में आपको बता दूं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम निकलती है, यानी कि पहला व्यंजन, तीसरा और पांचवा वर्ण, उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण यानी कि अल्प मीन कम और प्राण मीन वायु। अल्प प्राण कम वायु, कम हवा, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक निकलती है महाप्राण, महा मीन अधिक, प्राण मीन वायु, अधिक हवा निकलती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। इसी तरह से देखिए,
इसी तरह से देखिए अच्छा, इसमें च वर्ग का जो च वर्ण है वो पहला वर्ण है और छ है जो वो दूसरा वर्ण है। तो च को बोलते समय हवा कम निकली थी हमारे मुंह से, तो यह अल्प प्राण है, और छ को बोलते समय हवा ज़्यादा निकली थी तो यह महाप्राण है। मक्खन क वर्ग के हैं ये, क पहला वर्ण है और ख दूसरा वर्ण है। तो पहला वर्ण अल्प प्राण और ख दूसरा वर्ण महाप्राण है। मच्छर च पहला वर्ण अल्प प्राण और छ दूसरा वर्ण महाप्राण है। चिट्ठी में भी ट पहला वर्ण अल्प प्राण और ठ दूसरा वर्ण महाप्राण है। अब बुद्धि को ध्यान से देखिए, बुद्धि में ये द और ध, इसमें सारे अक्षर जो हैं बेटा वो हमने मोटे काले देखने हैं। इसी तरह से बुद्धि में देखिए द ये पहला वर्ण नहीं है, ये त वर्ग का ये तीसरा वर्ण है। जैसे त थ द ध न, तो द जो है वो तीसरा वर्ण है और ध चौथा वर्ण है। तो तीसरा वर्ण भी हमने देखा था कि वो भी अल्प प्राण होता है और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो ये पहला दूसरा इसकी उनकी उसमें मत लिख देना, ये तीसरा वर्ण है। पत्थर त पहला वर्ण है अल्प प्राण और दूसरा वर्ण थ महाप्राण है। यहाँ ये एक बात जानने योग्य है कि जब भी हम संयुक्त व्यंजन करते हैं तो पहला व्यंजन जो है वो दूसरे व्यंजन से मिलता है और तीसरा व्यंजन चौथे व्यंजन से मिलता है। अब प्रश्न नंबर 10 देखिए, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों वाले शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। तो ये वाले व्यंजन आपने शब्द जो हैं ये बार बार बोल बोल कर पढ़ने हैं। जैसे एक बार मैं बोलती हूँ, पक्का, सच्चा, मिट्टी, पत्ता, गप, दिग्गज, सज्जन, लड्डू, गद्दा, डिब्बा, अक्षुण, अन्न, सम्मेलन। पढ़े गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो हमने ये वाले शब्द पढ़े हैं इसके आधार पर रिक्त स्थानों की हम पूर्ति करनी है। यहाँ पर बच्चे देखिए, पक्का से लेकर गप तक पहला वर्ण है, हर वर्ग का पहला वर्ण है। दिग्गज से लेकर डिब्बा तक हर वर्ग का तीसरा वर्ण है। और अक्षुण से सम्मेलन ये हर वर्ग का ये त और प वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण एक साथ दो बार आकर, ये देखो ये पहला, तीसरा, पांचवें वर्ण एक बार दो बार आकर, जब वर्ण दो बार आते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। द्वित्व व्यंजन आकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक बोल बोल कर पढ़िए। कष्ट, निष्ठा, कृष्ण। यहाँ पर श जो है वो ट, ठ, अण के साथ मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण कर रहा है। नीचे दिए गए शीर्षकों के 3-3 उदाहरण लिखिए। अब हमने जो ये दिए गए हैं इसके 3-3 उदाहरण लिखने हैं। जैसे दो व्यंजनों का संयोग, यहाँ पर दो व्यंजनों का, यानी कि जो एक व्यंजन है वो बिना स्वर के और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ है। जैसे मैंने लिखा है अस्त, मस्त, वक्त। आप दो व्यंजनों के संयोग में कुछ और शब्द भी लिख सकते हो। अल्प प्राण एवं महाप्राण का संयोग, मक्खी पहला वर्ण कम हवा, ख दूसरा वर्ण ज़्यादा हवा। तो यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण का संयोग हो रहा है। जैसे लट्ठा, बुढ़ा, शुद्ध, बुद्ध। श के साथ ट, ठ, अण का संयोग, वैष्णव, विशिष्ट, वशिष्ठ। द्वित्व व्यंजन, रस्सी। अब यहाँ पर ऊपर भी आए थे द्वित्व व्यंजन, तो इसी तरह से ये जो व्यंजन दो बार आ रहे हैं उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। पहला व्यंजन बिना स्वर का और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ। रस्सी, मक्की, धक्का, मक्का, पक्का। आगे है प्रश्न नंबर 13, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। फुलझड़ी, फुलझड़ी देखो बड़ी ई की मात्रा जो है जब हम वचन बदलते हैं तो वो अपने आप छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। फुलझड़ियाँ, पतंग, पतंगें, जलधारा, जलधाराएं, बादल में, बादलों में, चेहरे पर, चेहरों पर, रंग के, रंगों के।
प्रश्न नंबर 14 है, नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पर जो शब्द हैं वो थोड़ा सा अशुद्ध दिए गए हैं, वर्तनियों की इसमें गलतियाँ हैं, तो हमने ये शुद्ध करके लिखने हैं। हरियाली, जैसे र में छोटी की मात्रा आ जाएगी हरियाली। आंधी, न्यारी, आधा न आ जाए। रूप, रूप नहीं होता, रूप होता है, रूप बड़े ऊ की मात्रा आएगी। मौसम, मौसम। मृदंग होता है, मृदंग। तो इसी तरह से ऊपर वाला ही लेना है। नीचे दी गई वर्ग पहेली में सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। अब यहाँ पर इस वर्ग पहेली में से हमने सारे सार्थक शब्द ढूंढकर लिखने हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। बिना अर्थ वाले शब्द निरर्थक होते हैं, सार्थक नहीं होते। तो यहाँ पर सार्थक शब्द इसमें से ढूंढकर लिखने हैं। धन्यवाद।